हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। कैट 2024 के लिए अराउंड 1 ईयर का टाइम बचा हुआ है और आज हम लोग पूरा रोड मैप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इस पूरे 1 ईयर को हम कैसे मंथ्स में, कैसे पर्टिकुलर टाइम में ब्रेक करके और उनमें हम लोग कुछ कुछ चीजें करेंगे अपने तीनों सेक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड करने वाला हूँ तीनों सेक्शंस को लेकर। जो वीआरसी का सेक्शन, उसके लिए क्या आपको चीजें करनी होगी, या एलआरडीआई के लिए क्या चीज आपको करनी होगी, कौन सी बुक आप रेफर करें, राइट। और ऐसे क्वांट सेक्शन के लिए उसके बाद हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्वांट का सिलेबस, डीएलआर का सिलेबस और वीआरसी का सिलेबस, इनके बारे में भी जानेंगे और एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। पूरी हमारी स्ट्रेटजी बन जाएगी 1 ईयर के लिए हमें क्या क्या यहाँ पर करना होगा। ओके, तो जो हमारी कैट की प्रिपरेशन है उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कैट एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग। क्या आपको मालूम है कैट के एग्जाम में कौन कौन से सेक्शंस हैं, कितने उसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसमें टाइम है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, पास्ट ईयर्स का ट्रेंड क्या है। मतलब अगर आप पास्ट के 4-5 ईयर्स में देखो तो कैट का एग्जाम कहाँ से कहाँ पहुंचा है, ये आपको ट्रेंड समझ आ रहा है, राइट। उसमें क्वांट में कौन से टॉपिक्स हैं, क्या उसका सिलेबस है, डीएलआर में कौन सी बुक बेस्ट है, क्या डीएलआर का सिलेबस है या कोई सिलेबस ही नहीं है। मतलब ये बहुत सारी चीजें जानने की है एग्जाम के बारे में, एग्जाम का पैटर्न, सब चीज आपको जाननी होगी। कितने लोग कैट का एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं और कैट का एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद कौन कौन से 20 स्कूल्स अच्छे हैं, राइट, कौन कौन से 20 स्कूल की रैंकिंग एवरेज है। इस टाइप से आपके पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर यही वीडियो में 6 मंथ्स के बाद बनाता तो मैं फिर ये वाली बातें यहाँ पर शेयर नहीं करता कि आपको कैट के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तब मैं आपको बताता कि ये 3 सेक्शंस हैं, वो इनको ऐसे ऐसे आप पढ़ो, फटाफट आपका काम बन जाएगा। क्योंकि 6 मंथ्स के बाद हमारे पास बहुत कम टाइम बचता है, लेकिन अभी पूरा 1 ईयर है तो हम ये बेसिक वाली चीजों पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। अब दूसरा स्टेप आता है, पहले स्टेप हो गया कैट को हमें अच्छे से जान लेना। दूसरा स्टेप आ जाता है कि आप कैट प्रीवियस ईयर एग्जाम को एक बार अटेम्प्ट करके देखें तीनों ही सेक्शन में। आपको टाइमर सेट नहीं करना है, राइट। आप तीनों सेक्शंस को अटेम्प्ट करो। कैट 2023 का एग्जाम आपको अगर मिल जाए, राइट, गूगल करोगे तो बेस्ट है, और अगर कैट 2023 का नहीं मिलता है तो आप उससे प्रीवियस ईयर का भी करके एक बार देख सकते हो। कैट 2022 का एग्जाम आप अटेम्प्ट करके देखो तीनों सेक्शन को। मैं कह रहा हूँ आप बिना टाइमर के करके देखो उसको, तो आप समझ पाओगे वहां पर कि क्या हो रहा है कैट एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको वहां पर मालूम चलेगा कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। जनरली ये डाउट होता है कि तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या मैथ्स में वीक हैं, ये सब बातें, राइट। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपना समझ लोगे खुद से उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर कर कि आपको कितने सारे कॉन्सेप्ट्स क्वांट के भी आते हैं, क्या आप उन टॉपिक्स को समझ पा रहे हैं, क्या आप उन क्वेश्चंस को देख करके समझ पा रहे हो कि हाँ ये चीज मैंने कभी पढ़ी हुई है और इनको अगर मैं 1 साल का टाइम दूंगा तो मैं बहुत अच्छे से इसको कर पाऊंगा, राइट। ये चीज जानने के लिए बेटर है, सबसे बेस्ट स्टेप है कि आप उस एग्जाम को एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देखें बिना टाइमर के। अगर आप क्वांट सेक्शन सोल्व करने में 3 घंटे भी लोगे तो मेरे लिए ओके है, आप उसको एक बार करके देखो पूरा। ओके, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है या आपको वहां पर वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये स्टेप 2, स्टेप 3 है कि अब से नेक्स्ट 1 मंथ तक हम लोग अपने फाउंडेशन पर ही काम करने वाले हैं। तो तीनों सेक्शंस के लिए अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने हैं फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे वीआरसी सेक्शन है, तो वीआरसी सेक्शन में, राइट, बहुत सारे लोग वोकेबलरी पढ़ने लग जाते हैं। तो कैट जैसे एग्जाम के लिए वोकेब आपको स्ट्रॉन्ग करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जब वहां पर क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर जो क्वेश्चन आएंगे बेसिकली वो वर्ड्स के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पर बेस्ड आएंगे कि आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ये वर्ड यूज हुआ है, क्या आप उस वर्ड का उस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है वो समझ पा रहे हैं, जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं। तो क्या आप क्रिटिकल रीजनिंग समझ पा रहे हो, उसकी क्रिटिकल रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, वो आप बिल्डअप करो, ना कि वोकेबलरी।
वोकेबलरी आप पढ़ भी लोगे तो उसका वहां पर आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो वोकेब में अपना टाइम ना दे करके आप कहां पर टाइम देंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में, जिसको आप रीडिंग करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो 1 मंथ का आपके पास सफिशिएंट टाइम है। उस 1 मंथ में जो भी चीज है, कोई लिमिट नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ही पढ़ना है या ये पर्टिकुलर नॉवल ही पढ़ना है, कोई ऐसी लिमिट नहीं है। आपका जो मन करे, ब्लॉग्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स, बुक्स, एनीथिंग, न्यूज़पेपर, कुछ भी आप चाहे पढ़ना, वो आप पढ़ सकते हैं। बस आप रीड कीजिए पूरे 1 मंथ। आपको रीडिंग की हैबिट यहाँ पर बना लेनी है। रीडिंग की हैबिट एक बार डेवलप हो गई तो बचे हुए मंथ्स में आप कभी भी आपको रीड करने के लिए बोला जाएगा या आरसी की आपकी बहुत अच्छी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिकली। तो आप फास्ट रीड करना सीख जाएंगे, वही रिक्वायरमेंट होती है वीआरसी सेक्शन में। ओके, तो 1 मंथ ये करना है रीडिंग, सिर्फ रीडिंग आपको करनी है, दैट्स इट। भूल जाओ बाकी सब चीजें, सिर्फ आप रीडिंग करो वीआरसी सेक्शन के लिए फर्स्ट 1 मंथ। अब बात करते हैं एलआरडीआई के लिए। तो एलआरडीआई के लिए आप देखो, एलआरडीआई इज ऑल अबाउट पजल्स। पजल्स आपको कितना आते हैं, कैसे आपकी वो वाली थिंकिंग है कि नहीं है, जो पजल्स में जिनका माइंड चलता है बेसिकली, जो हमारा माइंड एकदम पजल्स को सॉल्व करने वाला हो जाता है, क्या उस टाइप का हमारे पास है पहले से ही, राइट? या कुछ हम इंटरनेट पर जो सोर्सेज अवेलेबल है, कुछ पजल्स के एक्सरसाइज, सुडोकू रिलेटेड, राइट? सुडोकू भी एक बेस्ट सोर्स है आपकी वो पजल्स वाली स्किल्स को डेवलप करने के लिए। या और भी, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप खुद को बाउंड करो कि नहीं सुडोकू ही करना है, नहीं यही करना है, आपका जो मन करे, आप बस पजल्स वाली हैबिट, पजल्स वाली थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करो 1 मंथ के लिए। भूल जाओ लीनियर अरेंजमेंट पजल्स क्या होती हैं या बाइनरी लॉजिक क्या होता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट क्या होता है, ये सब भूल जाओ, बिल्कुल भी उस पर ध्यान मत दो। बस 1 मंथ पजल्स वाली हैबिट, पजल्स वाली थिंकिंग हमें डेवलप करनी है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 1 मंथ के लिए ये फाउंडेशन पर हमें काम करना है। अब बात करते तीसरा जो सेक्शन है हमारा, क्वांट सेक्शन। अगेन क्वांट सेक्शन में मैं कहूंगा कि आपको सिलेबस छोड़ देना है अभी के लिए, आप सिर्फ बेसिक चीजों पर काम करो फाउंडेशन के लिए, राइट? क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूं। और अभी मैं फाउंडेशन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो 1 मंथ हम फाउंडेशन वाली चीजें ही सीखेंगे, जिसमें मैं बेसिकली स्पीड मैथ्स वाली चीजों को थोड़ा सा प्रेफरेंस देता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे डीआई की बात करें, तो डीआई में टेबल्स, बार चार्ट्स, ये सब जहां पर टॉपिक्स ये इस टाइप के आते हैं, कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई जो होते हैं हमारे, जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन चाहिए होती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, इसी वजह से कि हमने स्पीड मैथ्स वाली एक्सरसाइज नहीं की हुई। तो वो एक्सरसाइज करेंगे। फिर क्वांट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रेगुलर क्लासेस में नहीं पढ़ाई जाती, तो सबसे बेस्ट है अगर वो रेगुलर क्लासेस में नहीं पढ़ाई जाती तो उनको हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं। तो अलजेब्रा में कुछ आइडेंटिटीज है, लेकिन उनका यूसेज तो अरिथमेटिक में भी हो जाता है, उनका यूसेज तो ज्योमेट्री में भी हो सकता है, उनका यूसेज पूरे क्वांट में कहीं पर भी हो सकता है। तो वो चीजें जो पूरे क्वांट में किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी आ सकती हैं, उनको पहले से पढ़ करके रखना सबसे बेस्ट है। तो हम वो वाली चीजें फाउंडेशन वहां पर पढ़ेंगे। आप खुद से भी इनिशिएट कर सकते हो, खुद से भी आप आज से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 मंथ का टाइम है फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए। इस 1 मंथ के बाद आप कैट के लिए रेडी हैं, अब आप कैट की एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 मंथ हमारा डन है। उसके बाद हम जो इनके सिलेबस है, वीआरसी का सिलेबस है, राइट? अब वीआरसी के सिलेबस को कंप्लीट फिर कवर करने पर ध्यान देगा, उसका थियरी पार्ट, राइट? जो भी उसमें चीजें हैं, अदर टॉपिक्स है, जैसे मैंने आरसी की बात की रीडिंग, तो जो अदर टॉपिक्स हैं, पैराजम्बल्स हैं, बहुत सारे अदर टॉपिक्स हैं, उनके लिए प्रिपरेशन तब आप ये स्टार्ट करोगे वीआरसी में। फिर एलआरडीआई के लिए वैसे ही जो एलआरडीआई के टॉपिक्स हैं उनकी पूरी थियरी पढ़ोगे, उनके रिसोर्सेज फॉलो करोगे, क्वेश्चंस उसके आप करने स्टार्ट करेंगे। और सेम चीजें क्वांट में। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो जो वीआरसी वाला पार्ट है, वीआरसी पार्ट है वोकैब के लिए मैंने आपको पहले ही मना कर दिया है, वोकैब आप बिल्डअप मत करना, उसमें अपना टाइम अपना आप वेस्ट मत करना बेसिकली। आप रादर वीआरसी के लिए आप ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक तो रीडिंग वाला पार्ट हो गया, रीडिंग में आप कुछ भी रीड कर सकते हो, कोई इसमें रिसोर्स नहीं है ऐसे। लेकिन जो ग्रामर वाला पार्ट है उसमें रैन एंड मार्टिन आप पढ़ोगे, वो भी आपके लिए सफिशियंट है, तो वहीं से आपकी ग्रामर बिल्डअप हो जाएगी। वो थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड है तो आप उसको वहां से बिल्डअप कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई ऐसे और कोई सोर्स फॉलो करने की नीड आपको नहीं है। अगर बात करें डीएलआर और क्वांट के लिए, तो अरुण शर्मा की बुक है, बस ट्राई करना कि अरुण शर्मा की बुक तो आप फॉलो करना ही, साथ ही साथ पास्ट ईयर के जो पैटर्न है, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, स्पेशली इन डीएलआर,
तो वहां पर आप देखना कितने ज्यादा चेंजेस है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस वहां से आप अटेम्प्ट करना, जो भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं। तो आपने कोचिंग ज्वाइन की हुई है तो उससे भी आप देख सकते हो, या अगर आप यूट्यूब से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां से भी आप वो चीजें नोटिस कर सकते हो, और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां से करने चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो हमारा सिलेबस कंप्लीशन वाला फेज है, उसके बाद एक फेज आता है रिवीजन वाला फेज। तो रिवीजन वीआरसी के लिए, डीएलआर के लिए, क्वांट के लिए, या आप कैट के पहले 2-3 मंथ पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका कैट का एग्जाम होने वाला होगा तो आप मानकर चलिए अगस्त सितंबर से आप अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब रिवीजन में क्या होगा, तो जब हम ये सिलेबस कंप्लीशन वाला फेज था, फाउंडेशन के बाद वाला फेज, उसमें एक चीज हम ध्यान रखेंगे, जैसे क्वांट का कोई हमने टॉपिक पढ़ा, जैसे नंबर्स की हम बात करें, नंबर सिस्टम हमने पढ़ा क्वांट का, तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको नंबर सिस्टम वापस रिवाइज करना है, तो क्या आप वही रिसोर्स के पास जाएंगे, राइट, और कंप्लीट उसको पढ़ेंगे जहां से आपने फर्स्ट टाइम नंबर सिस्टम पढ़ा था? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। उस केस में तो रिवीजन हमारा बहुत ज्यादा टाइम लेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे, या तो आप अलग से उसके नोट्स बना सकते हो शॉर्ट में, राइट। जैसे कि आपको बेसिकली, जैसे कोई चैप्टर आपने 3 आवर्स लगा करके उसकी थियरी समझी, तो अब रिवीजन के टाइम पर आपका 30-40 मिनट्स में काम चल जाए, तो कुछ ऐसे नोट्स बना करके प्रॉपर, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है उसको वो रिवीजन का टाइम एक्चुअल प्रिपरेशन के टाइम का 20% हो, बेसिकली 1/5। अगर आपने 5 घंटे में कोई टॉपिक पढ़ा था, तो रिवीजन के टाइम पर 1 घंटे में आप उसको पढ़ पाए। ये थंब रूल बना के चलना कि इतना ही टाइम लगना चाहिए। ज्यादा जो हमारा टाइम जाना चाहिए वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर जाना चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, उतना ही बेनिफिट हमें कैट एग्जाम में मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चंस की है, क्वेश्चंस बेसिकली पढ़ो, अच्छे से करो, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी टॉपिक में, वही आपको ज्यादा बेनिफिट वहां पर देने वाले हैं। तो ऐसे करके हमारा रिवीजन होगा। एक चीज और मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब आप रिवीजन के लिए क्वेश्चंस के सेट बना रहे हो ना, बेसिकली, तो जब आपने फाउंडेशन के बाद अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट किया, तो वहां पर जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, वहां पर कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे। एक तो जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपके डाउट्स होता है बेसिकली, जिनको आप रीअटेम्प्ट करते हो या मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद आप उसको सॉल्व कर पाते हो, या वो आपका स्टिल डाउट रह जाता है, तो वैसे क्वेश्चंस को स्टार मार्क करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन क्वेश्चन से आपको लगा कि यार ये एकदम यूनिक सा कॉन्सेप्ट था और एक कुछ लर्निंग ऐड कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग ऐड कर रहा है, तो उस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे स्टार मार्क क्वेश्चंस रहेंगे, और फिर हम रिवीजन के टाइम पर उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। इस पूरे फेज में जो हमारा सिलेबस कंप्लीशन वाला फेज था और रिवीजन वाला फेज था, इन दोनों फेज में जो हमारे मॉक्स हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पर चलते रहेंगे। उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी जब हम रिवीजन वाले फेज में होंगे। तो सिलेबस कंप्लीशन वाले फेज में, जैसे सपोज आप 1 मंथ में 1 मॉक आपने दिया, या 1 मंथ में 2 मॉक्स आपने दिए, रिवीजन वाले टाइम पर 1 मंथ में 4-5 मॉक्स आप दे रहे होगे। और जैसे ही कैट के बिल्कुल आप क्लोज पहुंच गए नवंबर मंथ में, तो हो सकता है आपको 1 वीक में भी 2-3 मॉक्स देने पड़ जाए। तो ऐसे से करके आपकी फ्रीक्वेंसी वहां पर सेट होती रहेगी, फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होती रहेगी मॉक्स की। ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना कंप्लीट रोड मैप डिजाइन कर सकते हैं, ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, और ऐसा करके आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल कैट एग्जाम में आ जाएगा। मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। आप कैट 2023 के लिए जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, स्पेशली 75 डेज हार्ड चैलेंज, उसको आप देख सकते हो, और क्वांट का भी पूरा सिलेबस वहां पर मैंने कवर किया हुआ है। वहां पर बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, इस टाइप की बहुत वीडियोस वहां पर आपको देखने को मिलेगी। इंटरव्यू से रिलेटेड भी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, तो वैसी ही चीजें मैं कैट 2024 के लिए भी अपलोड करते रहूंगा। हम लोग ये सब वहां पर पढ़ते रहेंगे। क्वांट और डीएलआर हमारा पूरा करने का टारगेट रहेगा, और एक एक चीज जो कैट में पूछी जाती है उससे स्टिक रहकर उसको बहुत अच्छे से इन डेप्थ हम यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, 1 ईयर का टाइम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाउंडेशन क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।